साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम आज सॉल्व करेंगे आधुनिक काल से संबंधित 50 प्रश्न। इससे पूर्व हम 200 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 251 से लेकर 300 नंबर तक के प्रश्न यहाँ सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट पेपर 6 है। इससे पूर्व 5 टेस्ट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो आप उनको लगा लीजिए। इससे आपकी जो तैयारी है उसका बेहतर रिवीजन हो जाएगा और जो भी प्रश्न उत्तर नोट्स में या जो पूरी किताब में जो छूट जाते हैं उनको भी आप इसके माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो यह है भारत भारती। इसका अर्थ क्या समझा अंग्रेजों ने? जनाना हिंदुस्तान भारती। तो इसका अर्थ समझा गया। यह ऐसे प्रश्न है जो कि परीक्षा में जैसे कि आईएएस की परीक्षा है या नेट की परीक्षा है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीजीटी लेवल की परीक्षाएं होती है इनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। लेकिन ये प्रश्न आपको प्रत्येक बुक में या प्रत्येक गाइड में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत में लाइक करना न भूलें। प्रश्न नंबर 252, किस कवि ने मैं की शैली अपनाई का दावा किया? किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? किस कवि ने किया? तो यह दावा किया निराला जी ने। निराला जी ने दावा किया कि मैंने अपने काव्य में मैं की शैली को अपनाया है। परिमल और अनामिका के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं निराला। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कामायनी। कामायनी के कुछ सर्ग हमारे नेट के पाठ्यक्रम में और यह पूरी पुस्तक जो है एमए के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। समरसता मूलक आनंदवाद। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना? रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि इनको भी राष्ट्र कवि का दर्जा मिला, लेकिन प्रथम राष्ट्र कवि भारत के हैं मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय यानी उनसे छोटे जो राष्ट्र कवि हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए काव्य क्षेत्र में दिनकर किसी से कम नहीं है। जैसा कि उनका नाम है दिनकर, सूरज की भांति वो दैदीप्यमान होकर साहित्य जगत में प्रकाशित हैं, लेकिन फिर भी बड़ों के लिए श्रद्धांजलि देने का भाव हमारी परंपरा में रहा है। तो इसलिए उन्होंने स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि माना जब उन्हें भी राष्ट्र कवि की उपाधि मिली तब। बुंदेली लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में से रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो वह कविता थी झांसी की रानी। आप सभी लोगों ने इस कविता को अपने बचपन में पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो बहुत ही ओजपूर्ण कविता है, वीर रस की कविता है। एक सोए हुए मृत प्राणी में भी प्राण फूंक दे, इस तरीके की इसकी शब्दावली है। काफी याद है, बचपन से याद है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बाकी ये चारों ही इनकी हैं वीरों का, ठीक है। तो मतलब सॉरी, तो इसका सही आंसर है झांसी की रानी। आगे बढ़ते हैं, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं जिनको सहजता का कवि कहा जाता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस तरीके के प्रश्न पत्र में से कुछ प्रश्न बहुत सरल स्तर के होते हैं जो आपको सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो प्रत्येक टेस्ट पेपर को ध्यान से लगाइएगा। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है यामा, उसमें कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। यामा जो है उनकी महादेवी वर्मा की, तो उसमें 4 सम्मिलित हैं। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। परीक्षाओं में इतनी बार रिपीट हुआ है और इतनी बार आपने इसको पढ़ा होगा मिलान करने वालों में कि ये अब तक आपको रट जाना चाहिए। ब्रिजभाषा का आधुनिक कवि कौन सा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की अपनी विशेषता है कि वो वर्तमान काल में भी अपनी रचनाओं को ब्रिजभाषा में लिखते हैं, खड़ी बोली में नहीं लिख रहे। कैदी और कोकिला
रचना किस रचनाकार की है? कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख कविता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो मधुशाला हरिवंश राय की रचना है। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? देखिए ये सारी ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं, तो ये इसको अपन गलत यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि मधुशाला, मधुबाला ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो इसको पुनः चेक करेंगे क्योंकि मधुशाला तो उनकी फेमस रचना है, निशान आमंत्रण भी है, मधुबाला भी है, तो उसको चेक करेंगे। बाकी आप अभी इस प्रश्न को ना देखें। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो आंसू की बालिका सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें की प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो यह उनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, और इनकी जगह नरेंद्र शर्मा की जगह यदि निराला हम लिख दें तो ये चारों की चारों कवि छायावाद के प्रमुख स्तंभ हो गए। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? साकेत। हम सभी जानते हैं कि साकेत राम काव्य पे आधारित है और आधुनिक हिंदी का काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चैनल पर हमारे नेट के सिलेबस में साकेत का 9वां सर्ग लगा हुआ है, तो चैनल पर आपको वह पूरा मिल जाएगा। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है निराला का, क्योंकि उन्होंने कविता को छंदों से मुक्त किया। छंद योजना को उन्होंने अपनी कविता के लिए आवश्यक नहीं माना। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी एक रचना है गेय काव्य के रूप में, छोटा सा गीति काव्य। जयशंकर प्रसाद की भी रचना है उर्वशी। चुभदे चौपदे तथा चौखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियां हैं? तो ये दोनों ही बड़ी फेमस काव्य कृतियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। किस कवि ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े में बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी का संकलन तैयार किया? राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह काम किया और इनकी पिक्चर उसी तरीके की फोटो लगती है। कुछ कुछ मैथिली शरण गुप्त का जो साइड फोटो है वैसे ही है, इनका वेशभूषा वही है, सिर पे टोपी वगैरह, तो कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं। और इन्होंने ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महान कार्य किया है। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? तो मुकुटधर पांडे ने इन्होंने लिखी। और उसी के बाद छायावाद शब्द का उपयोग काव्य क्षेत्र में होने लगा। रोबहु सब मिल आवहु भारत, रोबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। अत्यधिक बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। उन्होंने इस तरीके की उपदेशात्मक बातें लिखी हैं द्विवेदी युग में कि हमें विचार करना चाहिए हम कौन थे, वर्तमान में क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है, न केवल उपदेश का कला कुछ इस सदी की न केवल मनोरंजन ही, न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? तो महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में रचना नहीं की, बाकी श्रीधर पाठक ने भी की है, हरिओद जी ने भी की है एकाध रचना, और नाथुराम शंकर ने भी की है। महादेवी वर्मा ने नहीं की। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप। मैं नीर भरी दुख की बद्री पंक्ति किस कवियत्री की है? महादेवी वर्मा की है। गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। और ये सब की सारी जो कविताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सभी की कविताएं हमारे नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में हैं, सिलेबस में हैं। हमें ये सब पढ़नी है, पूरी पढ़नी है। और कौन सी कविता कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, यह भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी हम मुक्ति, वर्तमान में जो दूसरा मैं वीडियो डालती हूँ वो डालती हूँ मुक्तिबोध से संबंधित, तो उनकी दो रचनाएं हम पढ़ चुके हैं मुक्तिबोध की, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और उनका जीवन परिचय। ये सारा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारी कविता
अंधेरे में पे। देखिए, आप लोगों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का, आप कहते हैं क्रमबद्ध रूप से यदि पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रमबद्ध रूप से आप उसको देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास केवल प्रगतिवाद और नई कविता पर आकर ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि गद्य की जो समस्त रचनाएं, नाटक, आलोचना, निबंध, जितनी भी गद्य विधाएं हैं, वो सब का भी अध्ययन हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत करना है। तो क्रमबद्ध रूप से आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं अथवा MA BA वगैरह भी करना चाहते हैं, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। जूही की कली किसकी रचना है? तो जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? पूर्व में ही मैं आपको बता चुकी हूँ, तो राम कुमार वर्मा इसमें नहीं है, इनकी जगह होना चाहिए निराला। आगे बढ़ते हैं अपने 30वें नंबर के प्रश्न पर। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा, तो यह प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया है। जूही की कली। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वह प्रगतिवाद युग के बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वह द्विवेदी युग के रचनाकार है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, तो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सांध्य काकली के रचयिता कौन है? तो सांध्य काकली के रचयिता हैं निराला। सांध्य काकली या सांध्य सुंदरी भी तो इसके हैं जो है निराला इसके रचयिता है। निराला ये निराला ऊपर वाले का आंसर है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ये टेस्ट पेपर में आपको पढ़ा रही हूँ। अब जैसे कुरुक्षेत्र का प्रसंग आ गया, तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक भारतीय को महाभारत और रामायण दोनों को देखना चाहिए। लेकिन हिंदी साहित्य के यदि आप स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है, आगे आप हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो महाभारत को आप अवश्य देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य की बेहतरीन और प्रसिद्ध कृतियाँ का जो मूल प्रसंग है, मूल पाठ है, मूल भाव है, वो कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ा हुआ है। अगर मैं दिनकर की बात करूं तो कुरुक्षेत्र की बात करूं या रश्मि रथी, दोनों ही प्रसंग महाभारत से लिए गए हैं। साथ ही धर्मवीर भारती का अंधा युग, बहुत से हैं, कनुप्रिया, बहुत सारे प्रसंगों में रामायण महाभारत को मूल काव्य के रूप में लिया गया है। तो आप प्लीज़ महाभारत को जरूर देखिए। अब तक नहीं देखा है तो आज का जो प्रसंग होने वाला है, जब प्रभु अपने विराट रूप के दर्शन करवाएंगे दुर्योधन की सभा में, वह प्रसंग आप अवश्य देखिए। रश्मि रथी की जान है, रश्मि रथी का 3य सर्ग, और रश्मि रथी आपके कोर्स में लगी हुई है। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो प्रशोक शोक गीत है, हिंदी का प्रथम शोक गीत भी इसे माना जाता है। सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर इसको लिखा था। उसके प्रसिद्ध पंक्तियां जो नेट परीक्षा में पूछी जाती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो ना कही, इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो पूछी जाती हैं। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि कौन है? प्रेम और मस्ती, हरिवंश राय बच्चन। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी गई है? तो महाप्राण है निराला। जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति जब अपना प्राण देने की कोशिश करता है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो जिंदा रहे, परिस्थितियों से लड़े, महाप्राण है ना। सामान्य व्यक्ति नहीं है, विशिष्ट व्यक्ति हैं। मुक्तिबोध को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो निराला का नाम लिया था, कभी इनको भी हम पढ़ेंगे आगे, तब विस्तार से बात करेंगे। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह जो पंक्तियां हैं किस कवि के नाम से जोड़ी जाती हैं? सखा कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जोड़ी जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस टेस्ट पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है शची रानी
गुरटू ने, किसने लिखी है? सची रानी गुरटू ने। दोबारा देख लेते हैं, नई तरीके का प्रश्न है जो आपको हर कहीं नहीं मिलेगा लेकिन परीक्षा में पूछा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक लिखी है सची रानी गुरटू ने। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? बार बार हम पढ़ चुके हैं कि चिरगांव में हुआ था। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह किसने कहा? यह कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कोई है ही नहीं जिसने काव्य के नियमों को नहीं माना, छंदों को नहीं माना। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। खुल गए छंद के बंद, यानी कि अब कोई जरूरी नहीं है कि आप छंद युक्त रचना ही करें। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। सभी जानते होंगे आप कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध और अति प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी उस समय में क्या थी? प्रेरणा स्रोत थी। मैंने आपको थोड़ा सा उसकी 2 लाइन जो याद थी बचपन की अभी तक वो आपके समक्ष प्रस्तुत की। नाम में ही है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 57 उसमें नाम है तो वही कविता है। सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो सियाराम शरण गुप्त जो हैं वह मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा हुआ प्रबंध काव्य है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक किसने लिखी है? तो रामविलास शर्मा ने लिखी है। किसके नवीन छंद को देखकर रवर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? तो निराला ने जो एक नवीन छंद या आनंद छंद की कल्पना की थी या जो उन्होंने कोशिश की थी तो उसका मजाक उड़ाया था, रवर छंद कहकर उसका मजाक उड़ाया गया था। निराला और मुक्तिबोध का को वो विशिष्ट स्थान उन्हें नहीं मिला जीवन पर्यंत जो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें प्राप्त हुआ विशिष्ट मुक्तिबोध को। इसी के साथ हमने यहाँ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के मिले जुले 50 प्रश्न यहाँ पे हल कर लिए हैं, यानी कि अब हम 300 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर चुके हैं। यह 300 प्रश्न आपके लिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 300 में से यदि 5 या 10 प्रश्न भी फंस जाते हैं तो आपके लिए आपका निर्णायक हो सकते हैं आपकी, क्योंकि 1 नंबर से भी परीक्षा में हम रह जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करने में आप बहुत लोग कंजूसी करते हो, कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करने में कंजूसी करते हो तो एक स्माइली या एक इमोजी ही डाल दिया करिए जिससे पता चले कि कौन कौन लोग इस टेस्ट पेपर को देख रहे हैं, तो उनका पता चले। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मेरा काम पढ़ाना है, बाकी पढ़ना आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।